हेलो एवरीबॉडी, यह है क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 9 और इसमें हम स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज फ्रॉम पेज नंबर 9। सो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। यहाँ पर कुछ टेम्परेचर आपको केल्विन में दे रखे हैं, इनको आपको सेल्सियस में बदलना है। हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन ना। 0 डिग्री में हमारे तो 273 केल्विन होते हैं, मतलब केल्विन एक बड़ा स्केल है मेजर करने का और डिग्री सेल्सियस छोटा स्केल है, तो हमें बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है। तो 300 में से हम 273 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। तो इस तरह से हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप इस बात को आंसर से कंफर्म कर लें कि डिग्री सेल्सियस में हमारा आंसर कम आएगा, है ना, क्योंकि डिग्री सेल्सियस केल्विन से छोटा होता है। और कितना छोटा होता है? 273 स्केल के बराबर छोटा होता है। तो 227 में यदि आप वापस 273 जोड़ देंगे तो ये वापस 300 केल्विन हो जाएगा। इस तरह से आप इसको चेक करके देख लें और ध्यान रखें डिग्री सेल्सियस छोटा स्केल है और केल्विन बड़ा स्केल है। देन बी 573 केल्विन इसमें हमें दिया गया है, तो हम 573 में से 273 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। और आप इन कन्वर्जन को केल्विन से डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने को अच्छी तरह से लर्न कर लें, क्योंकि एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। ना, आपको जल की 250 डिग्री सेल्सियस पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टेट बतानी है, क्योंकि वाटर अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट होता है। सो एट 250 डिग्री सेल्सियस गैसियस स्टेट सिंस इज बियॉन्ड इस बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ये बहुत अधिक टेम्परेचर है 250 डिग्री सेल्सियस। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगता है और वेपर में बदलने लगता है। तो इस स्टेट में 250 पर वह गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में हमें मिलेगा। देन बी है एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, जो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। इट इज़ एट द ट्रांजिशन स्टेट एज द वाटर इज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इस टेम्परेचर पर 100 डिग्री पर वाटर हमें ट्रांजिशन स्टेट में मिलेगा। ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन वाली स्टेट, जब यह लिक्विड से गैस में बदल रहा होता है। तो हमें यहाँ पर लिक्विड और गैसियस दोनों अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। हैंस इट वुड बी प्रेजेंट इन बोथ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। इस तरह से वह दोनों अवस्थाओं में हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी सबस्टेंस व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। जब भी कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होता रहता है ना, सॉलिड से लिक्विड में बदलता रहता है या लिक्विड से गैस में बदलता रहता है, तो उस दौरान उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। मिक्सचर का या सराउंडिंग्स का उसके आसपास में टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? It is due to the latent heat, as the heat supplied to increase the temperature of the substance is used up to transform the state of matter of the substance। तो ये लेटेंट हीट की वजह से होता है, गुप्त ऊष्मा। इसके बारे में हमने इन टेक्स्ट में अच्छे से पढ़ा है। लेटेंट हीट क्या होती है? इट इज़ द हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस। जो हीट हम उसको सप्लाई कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वह गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित हो जा रही है। इट इज़ यूज्ड अप टू ट्रांसफर द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द सबस्टेंस। वह ऊर्जा या एनर्जी उस मैटर की स्टेट को ट्रांसफॉर्म करने में यूज हो जा रही है, इसलिए हैंस द टेम्परेचर स्टे कांस्टेंट। इसलिए हमारा टेम्परेचर वहाँ पर कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, बढ़ता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। हमारे पास कोई भी एटमॉस्फेरिक गैस है तो उसको हमें लिक्विफाई करना है, लिक्विड में बदलना है, गैस को वापस लिक्विड में बदलना है। तो आप कैसे बदल सकते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है। इट कैन बी अचीव्ड बाई आइदर इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर विच अल्टीमेटली लीड्स टू रिडक्शन ऑफ स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ना तो गैस को हमें लिक्विड में बदलना है, तो जैसे हमारे वाटर वेपर होती हैं, उन्हें अगर हमें लिक्विड में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं? तापमान को कम कर देते हैं। और दूसरा तरीका हमने क्या पढ़ा है कि हम प्रेशर को कम कर देते हैं, प्रेशर को बढ़ा देते हैं, क्योंकि गैसों में मोलिकुलर प्रेशर या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत बहुत दूर दूर होते हैं। और अगर हम उनको कंप्रेस करेंगे तो बिल्कुल पास आ जाएंगे। तो दो तरीके होते हैं हमारे पास, है ना, आइदर इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द
टेम्परेचर विच अल्टीमेटली लीड्स द रिडक्शन ऑफ स्पेस बिटवीन द मोलिक्यूल, जिसके कारण जो मोलिक्यूल्स होते हैं पार्टिकल्स के, उनमें जो स्पेस होता है वह रिड्यूस हो जाता है और मोलिक्यूल्स या पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं और स्टेट चेंज हो जाती है। देन वी कम टू इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 10। यहाँ थोड़ा गलत हो गया, इट इज़ पेज नंबर 10। वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। हमारा डेजर्ट कूलर होता है, सभी कूलर घरों में यूज करते हैं। तो जब बहुत अधिक गर्म दिन होता है और ड्राई डे होता है ना, मतलब उसमें वर्षा नहीं होती है, उस दिन गर्मी ज़्यादा होती है, तो उस दिन उसकी जो हवा होती है वो हमें बहुत अच्छी लगती है, ठंडी लगती है इन कंपेरिजन टू रेनी डेज। सॉल्यूशन, इट इज़ बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई एंड इट इज़ लेस ह्यूमिड ऑन अ हॉट ड्राई डे। हॉट ड्राई डे में क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, सराउंडिंग्स में एयर में ह्यूमिडिटी कम होती है, विच इनेबल्स बेटर इवोपरेशन, जिसके कारण ज़्यादा इवोपरेशन हो पाता है। हाई लेवल्स ऑफ दिस इवोपरेशन प्रोवाइड बेटर कूलिंग इफेक्ट, और यहाँ पर जब इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो कूलिंग इफेक्ट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। ना, बहुत गर्मी पड़ रही होती है समर में, लेकिन यदि हम किसी मटके में पानी भर के रखते हैं तो बहुत अच्छा ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एन अर्थन पॉट इज पोरस इन नेचर। हमारा जो मटका होता है मिट्टी का, वह कैसा होता है? पोरस। पोरस मतलब छिद्र युक्त होता है। दिस टाइनी पोर्स फैसिलिटेट पेनिट्रेशन ऑफ वाटर एंड हेंस देयर इवोपरेशन फ्रॉम द पॉट सरफेस। इन टाइनी पोर्स से वाटर का पेनिट्रेशन हो पाता है और मटके की जो सतह होती है उनमें से वाटर का इवोपरेशन होता है। और ये हमने पढ़ रखा है पहले कि जहाँ पर भी इवोपरेशन होता है वह हमें कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, जब गैस में बदलते हैं तो आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और उनके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एनर्जी पाकर गैस में बदल जाते हैं और आसपास क्या हो जाती है? ठंडाई या कूलिंग हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन रिक्वायर्स एनर्जी विच इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय वाटर इन द पॉट। तो जो इवोपरेशन होगा उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और वह एनर्जी कहाँ से मिलेगी? उस वाटर से और मटके से जो उसके संपर्क में है। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच वाटर टर्न्स कूलर, और इस तरह से वाटर का टेम्परेचर कम हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 3, why does our palm feel cold when we put on some acetone or petrol or perfume on it? यदि हम अपनी हथेली पर कुछ एसीटोन या पेट्रोल या परफ्यूम छिड़कते हैं तो हमें ठंडा ठंडा फील होता है, बिल्कुल ठंडा हमारा हथेली हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? एसीटोन, पेट्रोल एंड परफ्यूम आर वोलेटाइल सब, इससे हमने पढ़ा इन टेक्स्ट में। एसीटोन हमारे नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में यूज होता है ना। तो ये क्या है? ये सब वोलेटाइल सब्सटेंस है, वाष्पशील पदार्थ हैं। दैट गेट इवोपरेटेड व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद एयर। जब ये वायु के संपर्क में आते हैं तो ये इवोपरेट हो जाते हैं। इवोपरेशन इज फैसिलिटेटेड एज इट यूजेज एनर्जी फ्रॉम पाम, हेंस लिविंग अ कूलिंग इफेक्ट ऑन आवर पाम। तो इवोपरेशन की वजह से हमारी जो एनर्जी होती है पाम की, वह उन पार्टिकल्स में चली जाती है, पदार्थ के पार्टिकल्स में, और हमें हमारी हथेली में कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। हम चाय को एक प्लेट या तस्तरी से आसानी से पी सकते हैं, सिप ले सकते हैं, रेदर देन अ कप, एक कप की तुलना में आसानी से या जल्दी से हम चाय को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? A saucer has a large surface area. हमने इससे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवोपरेशन, रेट ऑफ इवोपरेशन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में टेक्स्ट में पढ़ा है। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवोपरेशन उतना ज़्यादा होगा, और जब इवोपरेशन ज़्यादा होता है तो कूलिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। तो वही यहाँ पर रीजन आपको लिखना है। अ saucer हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया देन अ कप विच प्रोमोट्स क्विकर इवोपरेशन, हैंस द टी और मिल्क इन अ saucer कूल्स डाउन फास्टर। यहाँ पर देने लिखना है आपको ना। इस वजह से जो saucer में हमारा मिल्क या टी होता है वह कप की तुलना में जल्दी से ठंडा हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर। किस तरह के कपड़े हम गर्मियों में पहनते हैं या गर्मियों में हमें पहनने चाहिए? इन समर
It is preferred to wear light colored cotton cloths because light color reflect heat and cotton materials have pores. समर में हमें लाइट कलर के कॉटन के कपड़े पहनने की हिदायत दी जाती है या हम पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि लाइट कलर हीट को या सन रेज होती हैं सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं और कॉटन मटेरियल्स या कॉटन के कपड़े होते हैं उनमें पोर्स छिद्र पाए जाते हैं दैट एब्जॉर्ब स्वेट और जो क्या करते हैं पसीने को अवशोषित कर लेते हैं। फैसिलिटिंग देयर इवोपरेशन हैंस कॉजिंग अ कूलिंग इफेक्ट इन द स्किन और वह जो कॉटन का कपड़ा होता है वह इवोपरेशन को फैसिलिटेट करता है, आसानी से वाटर को इवोपरेट होने देता है जिससे हमें कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। इसलिए वी शुड वियर cotton cloths in summer. Okay, then our exercise start. The first question is convert the following temperature to Celsius scale. इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं। केल्विन को हमें सेल्सियस में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, जितना हमें टेम्परेचर दिया गया है केल्विन में उसमें से 273 को माइनस करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से हम बदलेंगे आराम से। 293 टू 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और 470 डिग्री हमारा 197 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल और यहाँ पर कुछ तापमान डिग्री सेल्सियस में दिए गए हैं, इन्हें केल्विन में बदलना है। तो हमें पता है कि डिग्री सेल्सियस छोटा स्केल है और केल्विन बड़ा स्केल है। वो 273 से स्टार्ट हो रहा है तो आपको 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 273 ऐड करना पड़ेगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस विल बी 298 केल्विन। ठीक है, देन बी है 373 डिग्री, तो इसमें भी हम 273 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 646 केल्विन। देन क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नीचे कुछ बातें लिखी हैं, इनको आपको कारण बताना है ऐसा क्यों होता है। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं हमारी, जिन्हें हम फिनाइल की गोलियां भी कहते हैं, जिन्हें हम टॉयलेट वगैरह में डालते हैं और कपड़ों में, अलमारी में, अपने शेप वगैरह में भी रखते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए ताकि वहाँ कीड़े मकोड़े उत्पन्न ना हो। तो ये थोड़े समय के बाद डिसअपीयर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं विदाउट लिविंग एनी सॉलिड और इनके पीछे कोई रेजिड्यू सॉलिड मटेरियल भी नहीं बचता है। इसका रीज़न क्या है? सॉल्यूशन नीचे है ए का। एट रूम टेम्परेचर नेफ्थलीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन। तो नेफ्थलीन हमारी वोलेटाइल पदार्थ होते हैं और यह सब्लिमेशन में चले जाते हैं, मतलब ये डायरेक्ट वेयर इन दे डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट, जिसमें यह एक सॉलिड अवस्था से गैसियस अवस्था में डायरेक्ट बदल जाते हैं विदाउट हैविंग टू अंडरगो द इंटरमीडिएट स्टेज दैट इज लिक्विड स्टेज, है ना। तो ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं बिना अपनी जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है इनकी उसमें जाए बगैर लिक्विड स्टेट में नहीं जाते हैं, डायरेक्ट किस में चले जाते हैं, गैसियस स्टेट्स में। ओके, देन हमारा बी वाला जो क्वेश्चन था रीज़न बताने वाला, उसमें वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम वाइल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हम परफ्यूम की स्मेल को यदि बहुत दूर बैठे हों तब भी सूंघ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर मूव एट हायर स्पीड एंड हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, उनकी हायर स्पीड होती है और उनमें बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस भी पाए जाते हैं। परफ्यूम कंप्राइज ऑफ फ्लेवर्ड सब्सटेंस दैट आर वोलेटाइल। परफ्यूम में भी कुछ ऐसे ही पदार्थ होते हैं जो कि वोलेटाइल होते हैं, वाष्पशील होते हैं, जो कि आसानी से लिक्विड से गैस में बदल जाते हैं। विच स्कैटर्स क्विकली इन एयर। वे हवा में जल्दी से फैल जाते हैं। स्कैटर करना मतलब फैलना। बिकमिंग लेस कंसनट्रेटेड ओवर ए डिस्टेंस, और उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो काफ़ी दूर तक फैल जाती है। कंसंट्रेशन एक जगह पर जहाँ से वो निकलते हैं वहाँ पर कम हो जाती है। हैंस वी आर एबल टू स्मेल परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। और कई दूर मीटर की दूरी पर बैठे हुए भी हम उसको आसानी से सूंघ पाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स
वाटर, शुगर, ऑक्सीजन, है ना। तो हमें यहाँ पर पहले इनकी स्टेट के बारे में पता करना पड़ेगा कि इनकी स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। फिर हम उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देन सॉल्यूशन, ऑक्सीजन गैस होती है, वाटर लिक्विड होता है और शुगर सॉलिड होती है। तो हमें पता है जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वह सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स में होते हैं, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। तो हम इस तरह से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, सबसे कम से सबसे ज़्यादा की तरफ बढ़ते हुए क्रम में जमा सकते हैं। ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। आपको वाटर का फिजिकल स्टेट बताना है 25 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर। इस तरह का क्वेश्चन हमने एक पहले भी सोल्व किया है। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस द वाटर विल बी इन लिक्विड फॉर्म और नॉर्मल रूम टेम्परेचर, है ना, ये हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। तो इस पर हम वाटर को किस फॉर्म में पाएंगे, लिक्विड फॉर्म में पाएंगे। एट 0 डिग्री सेल्सियस द वाटर इज एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट्स एंड बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर ऑब्जर्व्ड। 0 डिग्री पर हमें वाटर लिक्विड और सॉलिड दोनों अवस्था में प्राप्त होगा। देन सी 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये हमने पहले भी कर रखा है, ये हम इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। हैंस बोथ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ वाटर आर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पर पाया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई। यहाँ पर आपको रीजन देने वापस। ए में वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, ट्रांजिशन इन द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ वाटर अकर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इन्हीं तापमान पर वह ट्रांजिशन स्टेट में पाया जाएगा। इसके अलावा एट रूम टेम्परेचर वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, thereby exhibiting all the properties of a liquid such as water flows at this temperature, has a fixed volume and it takes the shape of the container। जैसे कि यह इस तापमान पर वाटर फ्लो करता है और इसका फिक्स वॉल्यूम भी होता है और यह जिस कंटेनर में भरा जाता है उसका आकार भी ग्रहण कर लेता है। देन बी में दे रखा है एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर आयरन की अलमीरा सॉलिड होती है ना, लोहे की अलमारी सॉलिड होती है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आयरन आर एज हाई एज 1538 डिग्री सेल्सियस एंड 2862 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का वह बहुत हाई होता है ना, 1538 डिग्री सेल्सियस पर तो वह मेल्ट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा तापमान होता है। द रूम टेम्परेचर इज़ अबाउट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस और हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली। हैंस आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इस वजह से वह रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में ही पाया जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यदि 273 केल्विन, यदि हम इसको डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो वह कितना हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है और वाटर ट्रांजिशन स्टेट में पाया जाता है। वह वाटर के रूप में भी पाया जाता है और आइस के रूप में भी पाया जाता है। तो यदि हम इस टेम्परेचर पर आइस को यूज करते हैं तो वह उसी टेम्परेचर पर वाटर की तुलना में हमें ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है। ऐसा क्यों होता है, वाटर एट दिस टेम्परेचर इज लेस इफेक्टिव देन आइस ना, इस टेम्परेचर पर आइस की तुलना में वाटर कम इफेक्टिव है। एज आइस कैन readily form water through absorption of ambient heat energy as opposed to water which does not exhibit this property as it already possesses additional latent heat of fusion, so does not require extra heat। क्योंकि इसी तापमान पर हमारा जो आइस है वह वाटर में बदल चुका है ना। और वाटर में कब बदला है, जब उसने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है ना, एज अपोज टू वाटर विच डज नॉट एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी। लेकिन उसी टेम्परेचर पर हमारे पास वाटर भी है जिसमें वह प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि उसने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है
और उसमें लेटेंट हीट भी उसके अंदर है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी उसके अंदर है। एज इट ऑलरेडी पजेस एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सो डज नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा हीट। तो इसमें पहले से ही लेटेंट ऑफ फ्यूजन मौजूद है वाटर में, तो उसको और अधिक हीट की ज़रूरत नहीं है। हेंस आइस कूल्स रैपिडली कंपेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो इस कारण से एक ही तापमान पर आइस ज़्यादा ठंडाई हमें प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू वाटर। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रोड्यूसेज मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। आपको किससे ज़्यादा अधिक जलन महसूस होगी, उबलते हुए पानी से या फिर भाप से? किससे ज़्यादा आपको बर्न होती है, आपने कभी महसूस किया है? स्टीम प्रोड्यूसेज सीवियर बर्न्स, तो इसका आंसर है स्टीम से हमें ज़्यादा सीवियर बर्न्स होते हैं। उबलता हुआ पानी यदि हमारे ऊपर गिरता है और वहीं पर स्टीम यदि हमारी स्किन पर लगती है तो हमें स्टीम से ज़्यादा बर्न्स होंगे। इट इज़ बिकॉज इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट रिलीजेस हाई अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि यह एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उष्माक्षेपी प्रक्रिया है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, दैट रिलीज हाई अमाउंट ऑफ हीट विच इट हैड कंज्यूम ड्यूरिंग वेपोराइजेशन। क्योंकि जो इनका टेम्परेचर होगा वह लगभग सेम होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होता है और उसी पर वह स्टीम के रूप में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो स्टीम होती है उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होती है, इसलिए उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है और जब वह हमारे संपर्क में आती है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है, इसलिए हमें स्टीम से ज़्यादा सीवियर बर्न प्रोड्यूस होता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, नेम ABCDNF इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग अ चेंज इन इट्स स्टेट। आपको यहाँ पर डायग्राम में A, B, C, D, E और F यहाँ पर कुछ इंटर कन्वर्जन दिखाए गए हैं, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। इनको आपको इनका नाम लिखना है कि ये कन्वर्जन क्या कहलाता है, सॉलिड से लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है, लिक्विड से गैस में बदलना क्या कहलाता है, गैस से वापस लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है। इस तरह से आपको यहाँ पर इंटर कन्वर्जन के नाम लिखने हैं। तो हमें पता है कि ए यहाँ पर दिया गया है सॉलिड और लिक्विड के बीच में, है ना, ए। तो सॉलिड से लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है? यस, इट इज़ मेल्टिंग और फ्यूजन, या हम इसको लिक्विफिकेशन भी कह सकते हैं। देन बी है लिक्विड और गैस के बीच में, तो लिक्विड का गैस में बदलना क्या कहलाता है? इवोपोरेशन या वेपोराइजेशन कहलाता है। देन सी है हमारे गैस और लिक्विड के बीच में, तो गैस का वापस लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन, तो सी में आ जाएगा कंडेंसेशन। देन डी है हमारा लिक्विड और सॉलिड के बीच में, तो लिक्विड का सॉलिड में बदलना क्या कहलाता है? सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग, हम यहाँ पर फ्रीजिंग भी लिख सकते हैं। देन ई हमारा डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदलना है ना, तो इसको क्या कहते हैं हम? सब्लिमेशन, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में बदल जाना विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसी तरह से हमें एफ के बारे में लिखना है, तो एफ में क्या जाएगा? एफ गैस से सॉलिड में बदलना, गैस का उद्यम जाना डायरेक्ट सॉलिड में, हम इसको डिपोजिशन या सब्लिमेशन कहते हैं। तो आपको एफ में क्या लिखना है? सब्लिमेशन, या हम यहाँ पर डिपोजिशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज पूरी होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चल सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।